हेलो एवरीवन। मैं एनसीईआरटी क्लास 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड चैप्टर 9 का मैं बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9.4 9.3 तक डिस्कस किया था। 9.4 बच्चा आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट below carefully and state with the reason if it is true or false. The young modulus of rubber is greater than the steel. दूसरा बच्चा स्टेटमेंट कह रहा है द स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉइल इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस। ये दो क्वेश्चन हैं आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट। अब कह रहा है यंग मॉडुलस ऑफ जो रबड़ होता है बच्चा क्या होता है? यंग मॉडुलस ऑफ रबड़ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। क्या ये सही है? क्या ये स्टेटमेंट बच्चा सही है? अगर सही है तो क्या होगा इसका? अगर ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स। ठीक है, पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको पढ़ाया था कि जो यंग मॉडल्स होता है बच्चा क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। और इसमें मैंने जब सॉल्व किया था तो एफ अपॉन ए एल अपॉन डेल्टा एल पाया था। फिर हमने बताया था यहाँ से कि फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, फॉर अ कांस्टेंट लोड या फॉर द कांस्टेंट बच्चा क्या स्ट्रेस, फॉर अ कांस्टेंट स्ट्रेस मैं आप लिख दे रहा हूँ, फॉर कांस्टेंट स्ट्रेस जो गामा होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके? डेल्टा एल के। बच्चा लेंथ तो वही रहेगा ओरिजिनल लेंथ है। एरिया क्रॉस सेक्शन भी हमने कांस्टेंट रखा है। बचेगा कौन? डेल्टा एल। अब देखो यहाँ से जो मटेरियल के अंदर, जिस मटेरियल के अंदर डेल्टा वन यानी कि मान लो बच्चा यफ बराबर मैंने बोल लिया यहाँ पर 10 न्यूटन, और हमने मान लिया बच्चा ये स्टील में बना रहा हूँ, किसमें? स्टील का फोर्स लगा रहा हूँ, इसको 100 न्यूटन बोल दिया सपोज। यहाँ कितना बोल दे रहा हूँ मैं? इसको मैं बोल रहा हूँ 50 न्यूटन बोल दिया। ठीक। और बच्चा ऐसे रबड़ में, इसमें रबड़ में सेम फोर्स अप्लाई करूंगा 50 न्यूटन का। तो आप खुद सोचो, खुद कॉमन सेंस लगाओ कि अगर दोनों में मैं सेम फोर्स लगाऊं, एक स्टील आपको वायर दे दिया, एक मैंने रबड़ दे दिया, एक हमने आपको क्या दिया बच्चा? स्टील वायर दे दिया है, और एक हमने आपको क्या दे दिया? एक रबड़ वायर, रबड़ बैंड दे दिया। अब दोनों में सेम फोर्स लगा के स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो रबड़ है बच्चा, रबड़ वाले केस में जो डेल्टा एल है यानी चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन लेंथ जो मिलेगा बच्चा, क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू द स्टील वायर। आप खुद इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किए होंगे कि एक तार को खींचना ज्यादा टफ होता है रबड़ के कंपेरिजन में, है ना? इसका मतलब हम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अगर दोनों वायर में, दोनों मटेरियल में बच्चा लगाता हूँ तो मुझे डेल्टा एल किसमें ज्यादा मिलता है? डेल्टा बच्चा एल किसमें ज्यादा मिलता है? रबड़ के केस में मिलता है। किसमें ज्यादा मिलता है? रबड़ के केस में ज्यादा मिलता है। यानी कि बच्चा रबड़ के केस में यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पर लिख के बताऊँ कि रबड़ के केस में बच्चा, इन केस ऑफ रबड़ बैंड, जो डेल्टा एल होगा क्या होगा? ग्रेटर होगा फॉर द सेम स्ट्रेस, फॉर द सेम स्ट्रेस कंपेयर टू बच्चा क्या? कंपेयर टू दैट ऑफ स्टील, स्टील वायर, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बच्चा रबड़ केस में अगर डेल्टा यल ज्यादा होगा तो उसके लिए गामा उसका क्या होगा? कम होगा। इनवर्स रिलेशन है यहाँ पर बच्चा कि जिसका डेल्टा एल ज्यादा होगा यानी कि जिसमें सेम फोर्स लगाने पर जिसमें ज्यादा चेंज मिल जाएगा, इसका मतलब उसका गामा क्या होगा? कम होगा। उसका गामा मतलब यंग मॉडल्स क्या होगा? कम होगा। वहीं स्टील के केस में, वहीं बच्चा स्टील के केस में ये मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा एल बहुत कम मिलेगा। डेल्टा एल मुझे क्या मिलेगा? कम मिलेगा। उस केस में अगर कम होगा तो गामा उसके लिए क्या होगा? ज्यादा रहा होगा, तभी तो डेल्टा एल कम मिला। यानी कि इस रिलेशन से मैं आपको बता सकता हूँ कि बच्चा जिसको चेंज करना आसान है लिमिटेड फोर्स लगा के, इसका मतलब उसका गामा उतना क्या होगा? कम रहा होगा। और जिसको ज्यादा फोर्स लगे, स्मॉल चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगे, ज्यादा स्ट्रेस लगे, जिसका मतलब बच्चा उसका गामा क्या है? उतना ही ज्यादा है। तो यहीं पे मैंने यहाँ पे सोल्यूशन में लिखा हुआ है, देखो प्रॉपर तरीके से। फॉर अ गिवन स्ट्रेस स्ट्रेन पर रबड़ इज मोर इलास्टिक देन स्टील। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बच्चा, इन अच्छा इस कंक्लूजन से मैं बोल सकता हूँ बच्चा कि जो गामा का जो इलास्टिक बिहेवियर है या रबड़ का जो इलास्टिक बिहेवियर बच्चा है, उसके अंदर क्या है? जो यंग मॉडल्स क्या है? यंग मॉडल्स कम होने की वजह से ये कम इलास्टिक है। इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब केवल ये नहीं होता कि डिफॉर्मेशन को हटा कर और वहाँ पे क्या करो बच्चा, उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में फिर से क्या आ जाए? शेप आ जाए। आने को आ जाएगा, लेकिन ये पता चलता है बच्चा उससे कि कौन ज्यादा इलास्टिक, अगर दोनों कंपेयर करूंगा यानी कि ये भी इलास्टिक, रबड़ भी कैसा है? इलास्टिक है, और स्टील भी इलास्टिक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा इलास्टिक है। यानी कि अगर मैं रबड़ बैंड पर से बच्चा डिफॉर्मेशन को हटाऊं
it regain its original shape and size after removal of force. ठीक, and also in case of steel wire, when we remove the deforming force, then it has also tendency to regain its what ओरिजिनल शेप एंड साइज। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अब इस केस में, चाहे दोनों केस में, दोनों केस में दोनों का दोनों इलास्टिक है बॉडी, लेकिन अब दोनों में पूछ रहा है कौन ज्यादा इलास्टिक। तो कौन ज्यादा इलास्टिक, उसके लिए मैंने यहाँ पे थ्योरी बताया हुआ कैलकुलेशन करके, जिसमें बच्चा डेल्टा एल ज्यादा होगा उसका बच्चा या गामा कम होगा, गामा जिसका कम होगा इसका मतलब वो कम इलास्टिक भी होता है, मतलब उसकी जो इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है उसकी कम है इन कंपेरेटिव टू क्या स्टील। तो यही लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख के बताया पूरा चीज कि गामा इज इक्वल टू बच्चा जब फॉर अ कांस्टेंट स्टेज गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यंग मॉडुलस ऑफ रबर इज लेस देन इट्स फॉर इट इज फॉर स्टील। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि जो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर क्या है बच्चा, यंग मॉडुलस ऑफ द रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। तो ये क्या है, गलत स्टेटमेंट, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। यानी कि आपको सही स्टेटमेंट क्या मिलना चाहिए, गामा जो स्टील है बच्चा वो ग्रेटर होगा किससे, गामा रबर से। इसीलिए रबर इज मोर इलास्टिक देन, दैट्स व्हाई सॉरी दैट्स व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन। यहाँ से कैसे लिखोगे, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हेंस हेंस स्टील इज मोर इलास्टिक, हेंस स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ये क्वेश्चन बच्चा 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि विच वन इज मोर इलास्टिक, रबर है फिर क्या स्टील। तो आप लोग को प्रैक्टिकली आप जो देखे रहते हो समझते रहते हो कि उसको मैं खींचता हूँ तुरंत क्या अपना अपने ओरिजिनल सेकंड साइड में आता है, उस हिसाब से आंसर कर देते हो कि रबर ज्यादा इलास्टिक। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, दोनों केस में जिसमें डेल्टा एल कम यानी स्मॉल चेंज लाने के लिए जितना ज्यादा स्ट्रेस लगे तो समझ जाना उसमें गामा उसका क्या उतना ही ज्यादा है। गामा उतना ज्यादा होगा तो मतलब उसके अंदर इलास्टिक वाली प्रॉपर्टी क्या उतना ही ज्यादा है। देखो इलास्टिक प्रॉपर्टी रबर में भी है और स्टील में भी है, लेकिन दोनों में किसमें ज्यादा है बच्चा, किसमें ज्यादा है, स्टील में ज्यादा होगा, किससे, रबर से। मैं यहाँ पे मैथमेटिकली आपको समझा के कोशिश किया हूँ, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि जो स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल इज अ डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉडुलस। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैं आपको समझा दूं यहाँ पर कि एक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्या, स्प्रिंग, एक मैं यहाँ पे क्या लिया, स्प्रिंग, ठीक है। अब इसको मैं स्ट्रेच किया बच्चा बाय अ फोर्स एफ ए, तो स्ट्रेच में कैसा हो गया, ये कुछ ऐसे शेप में हो गया, ये बिफोर था, ये आफ्टर है ना। अब पहले से तो आपको बच्चा आपने देखा होगा जो शियर मॉडुलस हमने डिफाइन किया था, आपको बताया था अपनी क्लास के लिए कि जो शियर मॉडुलस होता है बच्चा जब कभी शेप एंड साइज में चेंज की बात आएगी तब वहाँ पे कौन सा इलास्टिक बिहेवियर दिखेगा आपको, कौन सा बच्चा दिखेगा, वहाँ पे शियर मॉडुलस आता है। क्या आता है, शियर मॉडुलस आता है। यानी कि हमने बताया था वहीं पर लॉन्गिट्यूडनल बताया था, वॉल्यूमेट्रिक हाइड्रोलिक स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि अगर बच्चा लेंथ में चेंज आया तो वहाँ पे क्या बात आएगी, लॉन्गिट्यूडनल की बात आएगी। अगर बच्चा अ, अगर बच्चा वॉल्यूम की बात आएगी तो वहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूमेट्रिक की बात होगी या फिर हाइड्रोलिक की बात होगी। लेकिन फिर बात हमने लास्ट वाले में बताया था कि अगर बच्चा वॉल्यूम चेंज ना हो, लेंथ ना चेंज हो, लेकिन उसके शेप एंड साइज में चेंजेस देखने को मिले, यानी कि उसकी वॉल्यूम हमारा क्या रहे, किसी बॉडी का सेम रहे, लेकिन उसका शेप एंड साइज क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या, कौन सा मॉडुलस लगाओगे बच्चा, उस केस में आप शियर मॉडुलस पढ़ोगे। किसके बारे में, शियर मॉडुलस के बारे में पढ़ोगे। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस, इट्स शियर मॉडुलस होगी। हाँ, क्यों क्यों, क्योंकि बच्चा शियर मॉडुलस में जो कॉइल को बच्चा स्ट्रेच किया जाएगा, कॉइल का देखो लेंथ तो वही रहेगा ना। जैसे बच्चा ये कॉइल अगर मैंने एक 10 मीटर का मैंने क्या लिया, एक 10 मीटर का एक मैंने वायर लिया है, कॉपर वायर लिया, उसको हमने क्या बना दिया, कॉइल कर दिया। उसको किस फॉर्म में दिया, इसको मैं हेलिकल शेप देके बच्चा किसका, स्पाइरल करके हमने क्या किया, एक कॉइल बना दिया। तो कॉइल बनाने तो इसकी लेंथ क्या चेंज हुई क्या, इसकी लेंथ क्या चेंज हुई होगी, नहीं, लेंथ तो वही हो रहेगी ना। और इसका जब वॉल्यूम बच्चा क्या चेंज होगा, क्या नहीं, वॉल्यूम भी सेम रहेगा भाई, देखो वॉल्यूम भी। और इसको जब फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दूंगा तो भी इसकी लेंथ बच्चा वही रहेगी और इसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा, वही रहेगा। यानी कि बच्चा शेप एंड साइज में चेंज हो रहा है केवल यहाँ पर। देखो पहले ऐसे था, अब कैसा हो गया, इस तरीके से। अगर बच्चा इसको मैं पुश करके यानी फोर्स इधर लगा देता तो कैसा बनता है, ये कंप्रेस हो जाता है ऐसे। हाँ,
ये पहला डायग्राम के लिए है, ये कब, जब कंप्रेस के लिए बच्चा, ये किसके लिए, स्टेज के लिए। तो दोनों केस में लेंथ और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, केवल क्या चेंज हो रहा है, शेप एंड साइज चेंज हो रहा है। अच्छा क्या चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। जब शेप चेंज की बात आती है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, सीयर मॉडल लगाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है ये क्या है बच्चा, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे कैसे लिखोगे, आंसर मैं बताया हूँ कि सीयर मॉडल्स इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड स्टेट टू द चेंज ऑफ change in shape of the body, change in the shape of the body. Stretching of a coil change its shape only. Hence, shear modulus of elasticity is involved in this process. इसीलिए बच्चे यहाँ पर क्या लगेगा, shear modulus लगेगा, यंग और वॉल्यूमेट्रिक एपिहाइड्रोलिक वहां पर नहीं लगेगा। बात समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, इसको एक दो बार वीडियो पॉज करके एक दो बार देखिएगा, कैसे क्या मैं समझा रहा हूँ, कर रहा हूँ। वर्ड को धीरे धीरे करके सुनिएगा, समझ के, तो हो सकता है आपको समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।